अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सेशन अठारह के बारे में है। अठारह एक बहुत ही कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है और मेरे पास आने वाली हर दूसरी मरीज़ा जो है वो ये समझती है कि उसको अठारह का मर्ज़ है। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि अठारह किस चीज़ को समझा जाता है, क्या मेडिकल में कोई अठारह नाम की बीमारी है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को अठारह कहा जाता है और इत्तेफाक से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अठारह ना ही तो कोई बीमारी है और ना ही अठारह कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी आपको औलाद की नेमत नहीं मिल सकती। पहली बात तो ये है कि अठारह कुछ नहीं होता, अठारह कोई बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आम तौर पे दाइयाँ हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर वो लोग छोटे क्वेक्स हैं जैसे मिडवाइफ्स वगैरह जिन्होंने क्लिनिक्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, तो वो लोगों के जहन में ये बात डाल देती हैं कि आपको अठारह हो गया है। तो कॉमनली आज मैं इस चीज़ पे रोशनी डालूंगी कि लोग जो हैं किस चीज़ को अठारह समझते हैं। हैरानी की बात ये है कि एक लंबी लिस्ट है जिसको लोगों ने अठारह का नाम दे दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इनफर्टिलिटी के लोग हैं, यानी कि जो बांझपन की ख़वातीन हैं जिनको हमल ठहरता नहीं है और वो हस्बैंड के साथ रहने के बावजूद उनको हर महीने माहवारी यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो भी अठारह की मरीज़ा हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स लेट हो जाते हैं और लेट होकर खुद से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो भी अठारह की मरीज़ा हैं। हालांकि जो पहला केस है वो इनफर्टिलिटी के अंडर आता है, मतलब उसमें हमने देखना होता है कि ख़ातून में या उसके हस्बैंड में क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो उसमें हमें दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ख़राबी किस में है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि औरत के अंदर ही प्रॉब्लम हो। अगर औरत को रेगुलर माहवारी यानी कि पीरियड्स आ रही हैं और उसकी ट्यूबें भी बिल्कुल ठीक हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है, तो हो सकता है कि मर्द के अंदर फिर कोई इशू हो। तो उसमें फिर हम मर्द का सीमन एनालिसिस करवाते हैं और पता चलाते हैं कि मर्द के अंदर कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह अगर आपके पीरियड्स लेट होकर आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे हार्मोनल मसाइल भी हो सकते हैं और इसके अलावा आपकी ओवरीज जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकती या आपको कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से पीरियड्स जो है वो आपके इरेगुलर हो रहे हैं। पीसीओएस का मसला भी हो सकता है। तो ये अठारह हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा अठारह किसको कहा जाता है, जैसे किसी खातून के बार बार मिसकैरेजेस यानी कि हमल ज़ाया हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ये अठारह बेसिकली नहीं होता। रिकरेंट मिसकैरेजेस की बहुत सारी वजूहात हैं और रिकरेंट मिसकैरेजेस जिसका मतलब है कि बार बार हमल का ज़ाया होना, उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हर वजह को हमने अलग अलग से देखना होता है। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं, कुछ मरीज़ा के अल्ट्रासाउंड भी करवाने पड़ सकते हैं, कुछ और टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं जिससे हमें ये पता चलाना ज़रूरी होता है कि ख़ातून के बार बार मिसकैरेजेस या हमल क्यों ज़ाया हो रहे हैं। अब उन मिसकैरेजेस में जो कि ख़ातून के बार बार हो रहे होते हैं, उनमें हमने ये भी चेक करना होता है कि आया कि उसको जितने भी मिसकैरेजेस हुए हैं मतलब एक ही दौरानिए में हुए हैं, यानी कि कुछ ख़वातीन के जो हमल हैं वो पहले 3 मंथ में ज़ाया हो जाते हैं, कुछ ख़वातीन के हमल जो हैं वो चौथे 5वें महीने में ज़ाया हो जाते हैं, कुछ ख़वातीन के जो हमल हैं वो इस तरह से ज़ाया हो जाते हैं होते हैं कि उनके बच्चे की ग्रोथ ही अंदर नहीं हुई होती और कुछ ख़वातीन की ग्रोथ होने के बाद सडनली ग्रोथ रुक जाती है या फिर उनको सडनली जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर उनको चौथे या 5वें महीने में पानी की थैली लीक कर जाती है जिसकी वजह से उनका हमल अंदर कायम नहीं रहता। सो हमें बेसिकली पहले तो ये देखना है कि क्या उसके हमल जो है वो हर दफ़ा एक ही तरीके से ज़ाया हो रहे हैं, और अगर एक ही तरीके से ज़ाया हो रहे हैं तो फिर हमें जो उसकी वजूहात हैं उसको जानना ज़रूरी है और उन वजूहात के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अठारह कबल अज़ वक्त डिलीवरी हो जाने को भी समझा जाता है, यानी अगर किसी खातून की टाइम से पहले डिलीवरी हो गई है या किसी खातून का टाइम से पहले पानी पड़ गया है, और इसके अलावा उन ख़वातीन को भी ये कहा जाता है कि आपको अठारह का मर्ज़ है, यानी कि जिनके पेट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे किसी का बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है, किसी के बच्चे के अज़ा पूरे नहीं होते, या किसी के बच्चे का पानी जो है वो कम हो जाता है, या किसी के बच्चे के पेट के अंदर ग्रोथ नहीं होती, या खुदा न खास्ता माँ के पेट के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर बच्चा एबनॉर्मल है तो उसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कज़न मैरिज भी हो सकती है, डायबिटीज़
डायबिटीज़ यानी शुगर भी हो सकती है। इसके अलावा कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो वो एक सेपरेट वजह है। अगर किसी के बच्चे की ग्रोथ अंदर नहीं हो रही तो उसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। तो उसकी भी बेतहाशा वजूहात हैं। कुछ बच्चे क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होते हैं, वो बच्चे प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को खून सही से नहीं मिल रहा होता, उसकी वजूहात में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना या फिर शुगर का हाई हो जाना होता है। इन सब चीज़ों की अलग अलग वजूहात हैं। इसी तरह कोई बच्चा पेट में फोत हो जाता है तो उसकी भी अलग अलग रीज़न्स हैं। शुगर की वजह से भी बच्चा पेट में फोत हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी बच्चा पेट में फोत हो सकता है, किसी भी वजह से बच्चे को खून की सप्लाई मिलना बंद हो जाए, कोई कॉर्ड एक्सीडेंट हो जाए। कॉर्ड का मतलब है कि नाड़ू, वो अंदर से कोई जो है उसका एक्सीडेंट हो जाए, बच्चे की गले के गिर्द नाड़ू लिपट जाए या कॉर्ड में कोई गिरा लग जाए या बच्चे का पानी कम हो जाए, माँ के पेट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, जैसे एब्रप्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे हैं जो है वो पेट में फोत हो सकते हैं। इसके अलावा और अठारह किसको समझा जाता है कि अगर किसी का बच्चा पैदाइश के बाद रोए ना, या किसी का बच्चा पैदाइश के वक्त मेकोनियम पास कर दे यानी पखाना कर दे, या बच्चा पैदाइश के बाद नीला हो जाए, उसको भी अठारह कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का बच्चा जो है वो छीले के अंदर किसी वजह से फौत हो जाता है या किसी के बच्चे को नर्सरी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन सारी सूरत हाल को अठारह का नाम दे दिया जाता है। सो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ को एक दूसरे के साथ अटैच ना करें। किसी भी खातून को इनमें से कोई भी मसला हो सकता है, तो अगर आप सारे मसलों को अठारह का नाम दे देंगे, जिसमें जैसे अगर कोई मुख्तलिफ़ किस्म के दाइयाँ बैठी हैं, क्वेक्स हैं, उल्टी सीधी मेडिसिन देना शुरू कर देती हैं कि आपकी बहू बेटी को अठारह का मर्ज़ लाहक हो गया है। इवन के अठारह, मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि कुछ लोग जो है अठारह उसको भी कहते हैं कि अगर किसी खातून के बच्चे किसी भी वजह से 10 साल से पहले फौत हो जाते हैं तो उस खातून को लेबलाइज्ड कर दिया जाता है कि आपको अठारह हो गया है। सो बेसिकली अठारह कोई चीज़ नहीं है। अठारह एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जनरलाइज्ड एक सारे किस्म के केसेस को दे दिया गया है। बेसिकली आपने करना क्या है, अगर इन सब में से कोई भी हिस्ट्री है आपको, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको बताएं कि मेरे साथ ये हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करूं। तो वो आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगी, आपके जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो करवाएंगी। उसके अलावा जो ज़रूरी बात, अगर आप हमल का इरादा कर रही हैं तो आपने एटलीस्ट 3 मंथ पहले जो है ना हमल से फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना है। इसके अलावा हमल के अलावा भी आप फोलिक एसिड जो है वो ले सकती हैं। फोलिक एसिड बहुत अच्छा विटामिन है जो कि बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आपको किसी ने भी ये कह दिया है कि आपको अठारह हो गया, खुदा के लिए मायूस मत हो। अठारह कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर हो चुकी है तो जिसका इलाज ना हो सके। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।